वैधानिक चेतावनी। अगर आप सत्य सुनने की हिम्मत नहीं रखते तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं सुशांत सिन्हा। आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि क्या नुपुर शर्मा और जो पूरा इंसिडेंट हुआ, जिस तरीके से देश में हंगामा मचाया गया और उसके बाद जो घटनाएं हुई जिस तरह से हुई, क्या वो सब कुछ सिर्फ बहाना था और असल वजह जो है क्या वो अब निकलकर सामने आई है? क्योंकि जो बातें सामने आ रही हैं वो इस देश के लिहाज से बहुत गंभीर है। अगर कोई इस देश में 2047 तक कहे कि वो इसे यहां इस्लामिक राज कायम करना चाहता है या एक तरीके से इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाहता है, तो सोचिए कितनी भयावह सोच उसके और उसके आसपास के लोगों में चल रही होगी। लेकिन आज मैं ये क्यों कह रहा हूं और क्यों हमें समझना चाहिए नुपुर शर्मा केस में क्या हुआ, आज जरा इस पर चर्चा करूंगा। डॉट्स को कनेक्ट करना पड़ेगा। देखिए किस तरीके से नुपुर शर्मा ने टेलीविजन डिबेट पर एक बयान दिया। वो टेलीविजन डिबेट खत्म हो गई थी, उस पर कोई हंगामा नहीं हुआ था, लेकिन उसका एक सेलेक्टेड पोर्शन जिसमें नुपुर शर्मा के पहले वाले पैनलिस्ट ने क्या कहा उसका हिस्सा काट दिया गया। नुपुर शर्मा ने क्या कहा यह डाला गया, उसके गुस्से को दिखाया गया, उसके बोलने के लहजे को दिखाया गया, लेकिन उसने जो कहा वो फैक्चुअली सही था या नहीं था यह नहीं बताया गया। और फिर उस पूरे वीडियो को भयंकर वायरल किया गया, पूरा भयंकर वायरल। अगर वो इतना ज्यादा भड़काऊ था तो शायद जिस वक्त डिबेट हुई थी उसी वक्त वायरल हो जाता, स्वतः वायरल हो जाता। लेकिन एक सो कॉल्ड फैक्ट चेकर ने उसको निकाला। नुपुर शर्मा जो बोल रही है वो फैक्ट है या नहीं ये बताए बिना देखो देखो नुपुर क्या बोल रही है और नबी की शान में क्या गुस्ताखी कर रही है, ये बोल के पूरे देश में उसको वायरल कर दिया गया। उसके बाद सरतन से जुदा किनारे, पत्थर चलना, जुमे की नमाज के बाद मुसलमानों की भीड़ का इकट्ठा हो जाना, इस तरीके की कई चीजें देश में हुई और फिर तो सर काट भी दिया गया। फिर मैंने आपको बताया कि किस तरीके से अब यह दिख रहा है कि हिंदू, चूंकि अचानक से किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि हिंदू इतना एकजुट होकर खड़ा हो जाएगा, शांतिपूर्ण तरीके से खड़ा हो जाएगा, लेकिन अपनी ताकत दिखाएगा। सरकार एक्शन लेने लग गई, बॉयकॉट होने लगा, अजमेर शरीफ लोगों ने जाना बंद कर दिया, तो उसका असर यह हुआ कि फूल बांटे जाने लगे और अमन की बातें होने लगी। लेकिन क्या पीछे एक भयंकर साजिश चल रही थी जिसके तहत यह सब हुआ और नुपुर शर्मा को सिर्फ बहाना बनाया गया? ये क्यों कह रहा हूं, इस पर आता हूं, लेकिन सबसे पहले आपको एक तस्वीर दिखाता हूं। यह तस्वीर सरवर चिश्ती, जो अजमेर शरीफ का एक बड़ा प्रोमिनेंट हिस्सा है, उसने जो कहा था वो मैंने आपको कल दिखाया था कि किस तरीके से, पाठशाला में दिखाया था कि किस तरीके से उसने कहा था कि अरे हमने तो इतने साल राज किया है, यहां तो हिंदू आके सिर झुकाता है, और हिंदुओं के बॉयकॉट की भी बातें वहां से निकली थी, और सरतन से जुदा के नारे अजमेर शरीफ के बाहर लगे थे, वो आपको बताइए। फिर सरवर चिश्ती का बेटा आदिल चिश्ती, उसका वीडियो वायरल हुआ जिसमें वो हिंदू देवी देवताओं का मजाक बना रहा था कि अरे इतने गणेश कैसे हो सकते हैं, हनुमान जी कैसे हो सकते हैं, ये लोग तो इंसान है ही नहीं, और विष्णु के इतने रूप कैसे हो सकते हैं क्या? अरे तुम कौन हो भाई, तुमको क्यों बताएं क्या होता है नहीं होता है? 333 करोड़ देवी देवता हैं। अरे 333 करोड़ नहीं है भाई, 33 कोटि कहते हैं, कोटि का मतलब प्रकार होता है, करोड़ नहीं होता। लेकिन तुम क्यों घुस रहे हो इसमें? कह रहा है ये लॉजिकल लगता है क्या? तुम्हारे धर्म का लॉजिक ढूंढने निकले हैं क्या? फिर बैठो और लॉजिक लॉजिक बात करते हैं, वो तुमसे बर्दाश्त नहीं होगा। लेकिन तुम हमारे धर्म का लॉजिक बता रहे हो, लेकिन जबरदस्ती बता रहे हो, तुमसे कोई पूछ तो रहा नहीं। लेकिन अब हुआ क्या, जब इस पर हंगामा हो गया तो इससे कह रहा है कि मेरा इंटेंशन जो है वो किसी की धार्मिक भावनाओं को आहत करने का नहीं था, इसने यू टर्न ले लिया। अरे धार्मिक भावनाओं को आहत करने का नहीं था इंटेंशन, तो फिर ये ज्ञान दे क्यों रहे थे? तुमसे तो किसी ने आके बोला नहीं था कि भैया आदिल भैया हमको हिंदुओं के बारे में, हिंदुत्व के बारे में नहीं पता, तुम वीडियो बना दो। ये तो किसी ने बोला नहीं था, तो तुम किस लिए आए थे? और अगर यही बात है कि भाई तुमने कह दिया कि धार्मिक भावनाओं को आहत करना मकसद नहीं था, हो गया काम खत्म, तो ये बात तो नुपुर शर्मा कब का कह चुकी थी। लेकिन नुपुर शर्मा की माफी, बीजेपी के एक्शन, किसी को भी चलने नहीं दिया गया। अब ये क्यों हुआ, इसका सवाल इसलिए पूछना पड़ रहा है क्योंकि खबर ये आई पटना से, सेंसेशनल, पीएफआई's मेगा प्लॉट टू एस्टैब्लिश इस्लामिक रूल इन इंडिया बाय 2047, 8 पेज डॉक्यूमेंट एक्सेस्ड एक्सक्लूसिव। ये
पटना में जो पुलिस है उसने 2 लोगों को हिरासत में लिया और उनके पास से 8 पन्नों का एक डॉक्यूमेंट, जो पुलिस कह रही है कि जो मिला उसमें पीएफआई का नाम है, पुलिस का ये कहना है, आरोप अभी ये है कि पीएफआई का प्लान ये था, जो उस डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है कि भाई 2047 तक भारत में इस्लामिक रूल स्टैब्लिश करना। और जो 2 लोग पकड़े गए उनका नाम है मोहम्मद जलालुद्दीन और अतहर परवेज। जलालुद्दीन जो है वो रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर है झारखंड का, और परवेज जो है वो सिमी, स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया, जिसको बैन कर दिया गया, वो उस ऑर्गेनाइजेशन का सदस्य रह चुका है। तो ये 2 लोग अरेस्ट किए गए। लेकिन उस पन्ने में 8 पन्नों के उस डॉक्यूमेंट में जो बातें लिखी गई हैं, पहले आपको वो बताता हूं, फिर नुपुर शर्मा से क्या कनेक्ट है उस पर आऊंगा। इसको पढ़िए। इसमें लिखा हुआ है, Here comes India 2047. We dream a 2047 where the political power has returned to the Muslim community from whom it was unjustly taken away by the British Raj. मतलब इनका कहना है कि हम एक ऐसे 2047 की कामना करते हैं जहां राजनीतिक ताकत जो है वो मुसलमानों के पास आ जाएगी, वही ताकत जो मुसलमानों के पास थी और अंग्रेजों ने ले ली थी। अरे अंग्रेजों ने ले नहीं ली थी, अंग्रेजों ने हरा दिया था तुमको, और उसके बाद वो अगर वो भी मुगलों को हराया था। मुगलों को अपना वंशज के, अपने आप को मुगलों का वंशज मानते हो, यही अपने आप में बड़ी दुखद बात है। खैर चलो, मानते हो तो मानो, लेकिन ये तो तुमने बताया नहीं कि अगर अंग्रेजों का तुम्हें हराना और यहां राज कर लेना और तुमसे पावर ले लेना सही नहीं था, उचित नहीं था, न्यायोचित नहीं था, तो मुगल जो आए वो क्या गले में माला डालने के लिए आए थे या माला डालकर आए थे? वो भी तो तलवार की नोक पर आए थे, प्यार मोहब्बत करके तो नहीं आए थे। तो उन्होंने जो लिया वो क्या था? खैर, लिखा है आगे, द रोड मैप टुवर्ड्स द फर्स्ट starts with the socio-economic development of Muslim community, for which a separate roadmap was already provided in the name of Empower India Foundation. यानी मुसलमानों का सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट करो। बहुत अच्छी बात है, करो। सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट and the resultant empowerment would lead also to political empowerment, which would then act as a victorious cycle towards better socio-economic development and further political power. We have given ourselves a target of 2047 to bring about an Islamic government in this country. इन्होंने खुद को खुद ही टारगेट दे दिया है कि साल 2047 तक इनको भारत में इस्लामिक सरकार बनानी है। अगर इतना इस्लामिक सरकार बनाने का शौक था तो पाकिस्तान तो मिल गया था, वहीं चले जाना था। आज बैठकर यहां रहकर इस्लामिक राज स्थापित करने का क्या मतलब है? और यहां प्रोपेगेंडा चलता है कि इस देश में हिंदू राष्ट्र स्थापित किया जा रहा है। If we look into history of Islam, Muslims were always in minority and for victory we do not need to have a majority. कितनी गंभीर लाइन लिखी है, सुनिएगा, कि हमें जीतने के लिए माइनॉरिटी से मेजॉरिटी बनने की जरूरत नहीं है। लिखा गया है कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई इज कॉन्फिडेंट ऑफ दैट इवन इफ 10% ऑफ टोटल मुस्लिम पॉपुलेशन रैली बिहाइंड इट, पीएफआई वुड सब्जुगेट द कवर्ड मेजॉरिटी कम्युनिटी टू देयर नीज एंड ब्रिंग बैक द ग्लोरी ऑफ इस्लाम इन इंडिया। लाइनें सुनिए कि पीएफआई को यकीन है कि अगर पूरी मुस्लिम आबादी के मात्र 10% भी उसका साथ दे दें तो कावर्ड मेजॉरिटी कम्युनिटी, यानी जो डरपोक मेजॉरिटी कम्युनिटी, मतलब हिंदू, डरपोक हिंदू है, हिंदू नहीं लिखा लेकिन मेजॉरिटी कम्युनिटी लिखा है, तो डरपोक हिंदुओं को वो घुटनों पर ला सकते हैं और इस्लाम के ग्लोरी को वापस भारत में स्थापित कर सकते हैं। To achieve this goal, this roadmap has been prepared to be kept in mind by all the PFI leaders. सबके दिमाग में ये भर दिया गया है कि यही करना है। Accordingly, guide the PFI cadres in particular and Muslim community in general towards this goal. यानी मुस्लिम कम्युनिटी को इस लक्ष्य की तरफ ले जाने के लिए प्रेरित करना है। PFI cadres and Muslim youths should be repeatedly told that they all were working for deen. यानी मुसलमानों में युवाओं को खास करके ये बताना है कि तुम ऊपर वाले का काम कर रहे हो अगर इस्लामिक राज भारत में स्थापित करना चाहते हो। अल्लाह हैड क्रिएटेड द वर्ल्ड, कायनात, एंड मुस्लिम्स वर मेड फॉर 2 reasons. The first to establish the law of Allah and secondly Muslims are दाई on earth. मतलब अल्लाह ने ये दुनिया बनाई और उसको 2 काम उन्होंने सौंपे, एक कि इस्लाम का राज स्थापित करो और मुस्लिम्स आर दाई ऑन अर्थ, मतलब वही राज करने के लिए। दिस शुड ऑलवेज बी केप्ट इन माइंड दैट द रूल ऑफ इस्लाम हैज टू बी एस्टैब्लिश्ड, यानी हर वक्त दिमाग में ये चलना चाहिए कि इस्लाम का राज स्थापित करना है। इतना भयंकर डॉक्यूमेंट है ये कि क्या ही बताया जाए। खैर आगे एक पैरा और सुनिए, फिर आता हूं बातों पर।
We foresee a 4-stage progress towards reaching our goal. इसमें 4 स्टेज बताए गए हैं। पहला जो है उसमें लिखा गया है कि मुसलमानों के दिमाग में ये भरना है, याद बार बार याद दिलाना है कि तुम्हारे ग्रीवांसेस हैं, मतलब तुम्हें परेशानियां हैं, तुम्हें शिकायतें हैं, और जहां नहीं है स्टैब्लिश ग्रीवांसेस, वेयर देयर इज नन, मतलब जहां ग्रीवांस नहीं है, कोई शिकायत नहीं है, वहां पैदा करो, उनके दिमाग में भरो कि तुम्हें दबाया जा रहा है, तुम्हारे साथ शिकायतें हैं। All our frontal organization, including party, should be focused on expanding and recruiting new members. नए लोगों को शामिल करो, इस तरीके का प्लान बनाया गया। और पुलिस का कहना है कि इस डॉक्यूमेंट पर लिखा था कि ये सर्कुलेट करने के लिए नहीं है, क्योंकि बाहर आ जाएंगी ऐसी बातें तो मामला गड़बड़ा जाएगा। पुलिस कह रही है कि ये इंटरनल कम्युनिकेशन के लिए था, कि सबके दिमाग में ये बात चली जानी चाहिए कि काम कैसे करना है। हालांकि मुझे लगा बतौर पत्रकार मुझे आपको यह भी बताना चाहिए कि पीएफआई ने इस पर क्या रिएक्शन दिया है। जैसा एक्सपेक्टेड था, उन्होंने कहा है कि जो बिहार पुलिस के दावे हैं वो सारे झूठे हैं। द 8-page डॉक्यूमेंट एलिजेडली फाउंड फ्रॉम द अरेस्टेड इज प्योरली फैब्रिकेटेड। पीएफआई कह रही है सब बनाई बनाई बातें हैं। उसका कहना है कि पहले ये मिला था यूपी के बस्ती के एक मामले में, ऐसे ही डॉक्यूमेंट मिले थे। अब जो है ये बिहार पुलिस कर रही है, 2 राज्यों की पुलिस मिलकर कर रही है, और पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को बदनाम करने के लिए कर रही है। ये पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का अपना दावा है। चलिए ठीक है, थोड़ी देर के लिए आपका पक्ष भी ले लिया कि भाई हो सकता है ना हो, लेकिन इसमें 2 प्रश्न है। एक कि पीएफआई है कौन? पीएफआई पॉलिटिकली कौन है जिससे इस देश की सरकार इतना डर जाए कि उसको लगे कि इसको खत्म करने के लिए, इसको बर्बाद करने के लिए ऐसा प्लॉट क्रिएट करो और पीएफआई को बैन कर दो। पीएफआई कहां जीत रही है, देश के किस हिस्से में, जो ऐसा किसी सरकार को या किसी पॉलिटिकल पार्टी को करना पड़े? तो यह प्रश्न आता है। दूसरा कि भाई मुझे यह बताइए, अगर पीएफआई को बैन ही करना है तो ऐसे बहुत इंसिडेंट हो गए जिसमें पीएफआई का नाम आता है, लोग तो पूछ रहे हैं कि सरकार क्यों नहीं बैन कर रही। ये करके और तमाशा करने की क्या जरूरत है किसी सरकार को? तो आपका तर्क मान भी लें कि आपका नहीं है, तो भी समझ में नहीं आता कि ये क्यों हो रहा है। और पुलिस को इसको गहराई से जांच करके डॉट्स कनेक्ट कर देने चाहिए कि ये लोग पीएफआई से कनेक्टेड है या नहीं है। और तीसरी बात, चलिए पीएफआई नहीं भी है, ये कौन से लोग हैं जो बैठकर इस तरीके की प्लानिंग कर रहे हैं कि भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाना? और क्या नुपुर शर्मा का वो पूरा मामला इसी प्लान का हिस्सा था? वो जो बात है कि 10% मुसलमानों को का भी साथ मिल जाए, जिसको भी मिल जाए, चलिए पीएफआई करिए, हमने पीएफआई को थोड़ी देर साइड कर लीजिए, तो भी वो जो 10% मुसलमानों को साथ ले आए और इस्लामिक राष्ट्र स्थापित कर देंगे और हिंदुओं को घुटने पर ला देंगे, क्या इसी के लिए ये किया गया था कि देश भर में मुसलमान एकजुट होने लगे? देखो देखो नबी की शान में ये हो रहा है, ऐसा हो रहा है, वो ऐसा हो रहा है, यहां तो हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं, हमें जो है वो टारगेट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये बोलो, और फिर जो है वो सबको साथ ले आओ। क्या ये प्लानिंग का हिस्सा था? क्या नुपुर शर्मा को बलि का बकरा बनाया गया पॉलिटिकली, इकोसिस्टम के जरिए, कि भाई बीजेपी से जोड़ के दिखाओ, बीजेपी के खिलाफ मुसलमान को वैसे ही खड़ा करते हैं, प्रवक्ता बीजेपी का है और उसने अगर बोला है तो फिर सारा माहौल बनाने में और मदद मिलेगी? क्या ये सब जानबूझकर हुआ है? और इस उम्मीद के बिना हुआ, इनको लगा नहीं था कि हिंदू इतना एकजुट हो जाएगा, हिंदू इस तरह से सड़क पर आ जाएगा, हिंदू शांति से सड़क पर आ जाएगा। बहुत लोगों ने सोचा होगा कि दंगे हो जाएंगे, उसमें हमारा फायदा ही हो जाएगा, लेकिन हिंदू शांति से खड़ा हो जाएगा। दंगे होने की बजाय यहां पर अजमेर शरीफ से मान लीजिए दूर हो जाए, सामाजिक बहिष्कार हो जाए, आर्थिक बहिष्कार हो जाए, ये सब इनको उम्मीद नहीं थी शायद। इसलिए प्लान तो बन गया था, जिसने भी बनाया हो जांच कर ली जाए, लेकिन ये बड़ा खतरनाक था देश के लिए। और अगर इसका और नुपुर शर्मा मामले का कनेक्शन जुड़ता है, पुलिस को गंभीरता से जांच करनी चाहिए कि क्या ये सारे लोग आपस में कनेक्टेड हैं, और क्या ये मिशन 2047 जो है इस्लामिक राष्ट्र का जिसका जिक्र किया गया है, उसके तहत नुपुर शर्मा का केस खड़ा किया गया, जबरदस्ती बनाया गया। इसकी बहुत गंभीरता से देश की सरकार को जांच करनी चाहिए, एनआईए को जांच करनी चाहिए, और साथ ही पीएफआई को बैन क्यों नहीं किया जा रहा, इस सवाल का जवाब भी देना चाहिए। आपकी सोच क्या है? क्या यह सब मिशन 2047 का हिस्सा हो सकता है? अपनी राय बताइएगा कमेंट बॉक्स में। नमस्कार।